नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो में। कल मैंने एक चीज़ थी वो उल्टी बता दी थी कि जो गंगा नहर है उसकी पंजाब में लंबाई है वो 112 और राजस्थान में 17 है। ये मैंने उल्टी बता दी थी, पंजाब में 17 और राजस्थान में 112 बता दी थी, तो ये करेक्ट कर लेना। और मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था ये चीज़, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आज का अपना पहला करंट अफेयर है कि अरावली की परिभाषा और संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति है उसके गठन को मंजूरी दी है और अगली सुनवाई है वो 7 सितंबर को की जाएगी। इस समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी 31 अगस्त को रिपोर्ट सौंपेगी और 7 सितंबर को दोबारा से सुनवाई होगी। क्यों बनाई जा रही है ये कमेटी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला तो है कि जो 500 मीटर का नियम है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अरावली संरक्षण है वो एक जैव विविधता से संबंधित सेंसिटिव मुद्दा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इन नियमों की जांच की जानी चाहिए। तो किसी भी पहाड़ी है उससे 500 मीटर की दूरी तक ही उसको अरावली पर्वतमाला का भाग माना जाएगा, उसके आगे खनन कर सकते हैं। तो क्या ये वास्तव में उस पहाड़ी को नुकसान पहुंचाता है, इसकी जांच है वो इस कमेटी के द्वारा की जाएगी। दूसरा है कि सीमाओं के भ्रम के कारण अवैध खनन को रोकना। कई है वहाँ पहाड़ी है तो उसे सीमाओं का भ्रम पैदा करके जो माफिया है वो अवैध खनन कर रहा है, उसको रोकने के लिए 100 मीटर से ऊंची दूर दराज की पहाड़ियों की जांच करना। अब कोई भी 2 पहाड़ी है वो 100 मीटर से ऊंची है, अरावली के मान लो साइड में है, और उनके बीच की दूरी अगर 500 मीटर से ज़्यादा है तो क्या वो अरावली में शामिल नहीं होगी? अरावली संरक्षण के अंतर्गत उसका संरक्षण नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की जांच की जाएगी। राजस्थान सरकार ने 1048 पहाड़ियों के दावे का सच। राजस्थान सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया है कि लगभग 12,000 पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊंची है, लेकिन अरावली के दायरे में ये 1048 पहाड़ियाँ आती हैं। तो बाकी 11,000 जो पहाड़ियाँ हैं वो इस संरक्षण से वंचित हो सकती है, तो इसकी भी जांच की जाएगी। और अरावली पर्वतमाला की एक वैज्ञानिक परिभाषा है वो तय करना, ताकि आगे आने वाले दिनों में भी इसके अवैध खनन को रोका जा सके और इसकी जैव विविधता को, प्राकृतिक विविधता को बचाया जा सके। इन 5 सदस्यीय समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे महानिदेशक ICFRE, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, हिंदी में हो जाएगा इसका भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसके जो महानिदेशक होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। बाकी जो 4 सदस्य हैं वो भी वानिकी और वन से संबंधित जो अपने संस्थाएं हैं उनके सदस्य होंगे। यहीं पर अजमेर से थोड़ी दूर पड़ता है एक बीर तालाब नसीराबाद रोड पर, उस पर अवैध खनन का मामला है वो इसमें हाईलाइट किया गया है। ये तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, इसके पदेन अध्यक्ष है वो महानिदेशक ICFRE होंगे और ये 5 मुख्य इसके उद्देश्य रहे। दूसरा अपना करंट अफेयर है कि भारत समेत 54 देशों पर अमेरिका लगा सकता है अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका में एक संस्था है USTR, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उसने अभी घोषणा की है कि जो उनका ट्रेड एक्ट 1974 है उसका जो सेक्शन 301 है उसके अनुसार भारत को 10% वाले स्लॉट से निकाल करके अब अतिरिक्त 12.5% वाले स्लॉट में डाला जा सकेगा। क्या इन्होंने अपने तर्क दिए हैं? एक तो यही है कि भारत जो देश है वहाँ पर जबरन मजदूरी करवा करके सस्ता माल है वो उत्पादन किया जा रहा है और उसका निर्यात फिर अमेरिका में करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अमेरिका में जो मजदूरी है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर उत्पादित सामान भी महंगा होता है। तो ये इन्होंने तर्क दी हैं। दूसरी भारत सरकार की नीतियां हैं, जिस प्रकार से भारत अपनी कृषि क्षेत्र को, डेयरी उद्योग को अमेरिका से रोकता है। अमेरिका इन आयात पर, भारत इनका आयात पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो इस टैरिफ को भी कम करने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका है वो ऐसी नीतियां ला रहा है। अभी फिलहाल 10% टैरिफ है और 12.5 अतिरिक्त लगने के बाद ये टैरिफ हो जाएगा 22.5%, जिससे हमारा निर्यात है वो प्रभावित हो सकता है। वहाँ हमारा निर्यात का जो दाम है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो निर्यात कम होने की संभावना है। चीन, जापान और 54 देश इसमें शामिल है। दूसरा है कि ब्रज और हिंदी के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरा पूर्वी राजस्थान।
पूर्वी राजस्थान के 3 मुख्य जिले हैं भरतपुर, डीग और धौलपुर, जो ब्रिज क्षेत्र के अंतर आते हैं। ब्रिज और मेवात क्षेत्र है, अलवर वाला भी क्षेत्र है। तो वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा के रूप में सब पूरे राजस्थान में थोपा जा रहा है। इससे जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय संस्कृति है, वो नष्ट हो सकती है। तो इसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ की ब्रज भाषा और मेवाती बोली है। रीट 2023 में इसके उदाहरण देखने को मिले थे कि कुछ प्रश्न जो एग्जाम में मारवाड़ी बोली में जो के तो पूछे गए थे। ये मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं कि राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ तू हरजस काई है। अब ये क्या है, ये मारवाड़ वाले बेल्ट को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो धौलपुर वाला बेल्ट है, पूर्वी राजस्थान है, उनको बिल्कुल प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है फिर एग्जाम फाइट करने की। अर्थ होता है इसका राजस्थानी लोक साहित्य की दृष्टि से हरजस क्या है। विशल देव रासो किण भांतरो काव्य है। किण भांतरो मतलब किस प्रकार का काव्य है। अचलदास खिंचीरी वचनिका में कणीरा जुदरो वर्णाव हुई है। वर्णाव यानी वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार की जो भाषा शैली है उसका प्रयोग एक स्टेट लेवल के एग्जाम में करने से जो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां हैं के जो है, या तो आप हिंदी में बनाइए प्रयोग ताकि सभी को समान रूप से प्रतिस्पर्धा हासिल हो। इस प्रकार से क्या है, जो मारवाड़ी क्षेत्र के छात्र होंगे उनको तो नंबर ज़्यादा आने के चांसेज होंगे, और जो दूसरे बेल्ट के छात्र हैं उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, तो वो सही उत्तर उनको पता होते हुए भी सही नहीं कर पाएंगे। तो इसी के खिलाफ क्या हो रहे हैं, ये सड़कों पर अभी आक्रोश है और बोला जा रहा है कि आप मारवाड़ी को शामिल कीजिए, लेकिन साथ में जो दूसरी क्षेत्रीय बोलियां हैं उनको भी शामिल कीजिए, थोपने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान पत्रिका की एग्जाम गाइड में 4 सवाल हैं। भारत की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की नींव कहाँ रखी गई है। ये भुवनेश्वर में रखी गई है। निम्न में से किसने 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI 2047 रोड मैप जारी किया है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। ये आशुतोष गोवारिकर को किया गया है। निम्न में से किसने भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। तो ये है अनुग्रह नारायण दास। दैनिक भास्कर का नॉलेज टेस्ट देख लेते हैं कि 34% लवणता के कारण जिस समुद्र में व्यक्ति डूबता नहीं वह जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा समुद्र है। इसको बोलते हैं मृत सागर। सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है ये। 500 वर्ष पुराना 20 टावरों 4 चर्चों 5 महलों वाला यह परिसर आज रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान का नाम है क्रेमलिन परिसर, जहां पर ये जो यूक्रेन के ड्रोन भी 1-2 बार देखे गए थे, ब्लास्ट भी हुआ था। फिर कर्नाटक में मुख्यमंत्री है वो चेंज हो गए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री बन गए हैं DK शिव कुमार सिद्धरमैया ने इस्तीफा दे दिया है। ये कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इनको शपथ दिलाई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर ये एडिटोरियल आया था, भवन सुरक्षा के बुनियादी नियमों पर सख्ती जरूरी। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो दिल्ली के मालवीय नगर है उसके एक होटल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से काफ़ी लोग हैं वो घायल हो गए हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं। तो उसके लिए कुछ नियम कानूनों की अनदेखी है वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार रिश्वत के जरिए उनको अनुमति दी जा रही है और वहाँ पर जो भी संस्था है उसका काम चलाया जा रहा है। तो तालाबंद आपातकालीन रास्ता था। इसमें जो आपातकालीन रास्ता था बेसमेंट के अंदर उसमें लोग था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं। जो भी बड़ी भवन होते हैं उसमें साफ साफ नियम होता है कि उसमें एंट्री और एग्जिट के गेट अलग अलग होने चाहिए और एक इमरजेंसी एग्जिट भी प्रोवाइड करवाना चाहिए हर फ्लोर के ऊपर। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है वो हमें अधिकतर होटलों में, यहाँ तक कि कोचिंगों में भी देखने को नहीं मिलती है। फायर NOC नहीं, प्रॉपर फायर फाइटिंग अप्लाइंसेज होने चाहिए वहाँ पर, और जो उसकी वायरिंग की होती है बिल्डिंग में उसको भी NOC मिलनी ज़रूरी है। केवल जो जांच समितियां हैं वो दिखावे में आकर के और पास कर देती है। सब काम पैसे के बल पर चल रहा है, चाहे उसका ज़मीनी स्तर पर कोई भी देखरेख नहीं की जा रही है। कोचिंगों का भी यही हाल है। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो ज़्यादातर कंजेस्टेड एरिया में चल रही है वहाँ भी इस प्रकार की अनदेखी देखने को मिली थी। दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाने से भी कई छात्रों की पिछले साल मृत्यु हुई थी। तो ये भवन निर्माण के जो नियम हैं उनको सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है। फिर एडिटोरियल है, परीक्षा की शुचिता बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। अभी लगातार 3 बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हो गई है जिससे
लाखों छात्रों का विश्वास है वो सरकार से उठता जा रहा है, सरकार के सिस्टम से उठता जा रहा है। पहले तो नीट और नेट का पेपर लीक हो गया। दूसरा सीबीएसई 12th बोर्ड का आपने रिजल्ट देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा असंतुलित तरीके से किया है। मूल्यांकन की जो कॉपियां हैं जो बच्चों ने मंगवाई है, तो उनमें जो उनकी स्कैनिंग की गई थी उसमें समझ में नहीं आ रही है बच्चों को खुद की लिखाई, उन स्कैनिंग को ही जांच करके टीचरों ने नंबर दिए हैं। बाद में रीवैल्यूएशन के नाम पर 20-20, 30-30 नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर गड़बड़ हो चल रही है। CUET 2026 की जो परीक्षा थी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें बहुत सारे हमें टेक्निकल ग्लिचेज देखने को मिले। कई जगह पर पेपर है वो 4 से 5 घंटे बाद शुरू हो पाया, इससे भी छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई है बैक टू बैक, जिससे छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हमें देखने को मिलता है। इनको बचाने के लिए इनके कारण क्या हैं? सबसे पहले तो है कोचिंग माफिया। अब कोचिंगों में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई, आप देख रहे हो कि कोई भी पेपर होता है, सबसे पहली वीडियो आती है कि जो पढ़ाया वहीं से आए। भाई अब सब कुछ पढ़ाओगे, जितना पढ़ाओगे उसमें से आना ही है। हर कोचिंग से आता है, हर टीचर से आता है, कोई बुक से पढ़ रहा है उससे भी आ रहा है। दूसरा, फिर अपनी कोचिंग से बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिखाने के लिए खुद कोचिंग है वो भी पेपर खरीदने पर विश्वास करने लग गई है। बहुत सारे कोचिंगों के मामले इसमें हमें देखने को मिलते हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे दूसरी SI की परीक्षा हो, RAS की हो, जो भी हो। आंतरिक तंत्र की विफलता, जो भी मैनेजमेंट है जो पेपर बना रहा है, जो भी सभी प्राध्यापकों से अलग अलग बंदों से मॉडल पेपर बनवाए जाते हैं, फिर उनको सम्मिलित करके एक पेपर बनता है, फिर जो उनकी प्रिंटिंग होती है, तो उस सब में कहीं ना कहीं क्या होता है, लीकेज सिस्टम के कारण वो पेपर लीक हो जाता है। कमज़ोर आधारभूत संरचना, जहाँ पर बच्चों के पेपर करवाए जा रहे हैं, अब वो कौन सी परीक्षा थी, रीट की थी या CET की थी, तो वहाँ में खेतों में ढाणियों में सेंटर दे रखे थे। ऐसे ही नॉर्मल एक बाड़ा टाइप में भी सेंटर दे रखे थे बच्चों की परीक्षा के लिए। तो वो आधारभूत संरचना की कमी है। आधारभूत संरचना जितनी भी बैकवर्ड क्लास की होगी, तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, वो भी उसी प्रकार के पहुँचेंगे, जिससे वहाँ पर नकल धांधलीबाजी की ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिलेगी। डिजिटल खामियां, कई बार हम देख रहे हैं कि जो सरकार के साथ मिली भगत करके जो डिजिटल कंपनियां हैं जो एग्ज़ाम्स वगैरह कराती हैं, वो ठेका ले लेती है। फिर इनके सॉफ्टवेयर सर्वर होते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत होते नहीं है कि इतना लोड वो ले सके, इसलिए सर्वर है वो टूट जाता है, कई बार ग्लिचेज आते हैं, और जो बाहर बैठे हैकर्स हैं उनके द्वारा भी कई बार पेपर है वो करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार की ये कारण हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। इनके लिए एक समाधान क्या हो सकते हैं? ब्लॉकचेन तकनीक। पेपर जो भी डिजिटल रूप में बना रहे हैं, डिजिटल रूप में हम सेव कर रहे हैं, उसको एक ब्लॉकचेन के रूप में हमें सेव करना चाहिए। ब्लॉकचेन का मतलब है जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी चलती है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है उसका, उस प्रकार से बीच में उसमें कोई भी देख ना सके। इंक्रिप्टेड एंड हाइब्रिड मॉडल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीपल बैकअप सर्वर होने चाहिए कि एक सर्वर है उसके ऊपर यदि एक साथ ज़्यादा छात्र हैं। अब जैसे CBSE के लिए पहले जो हम कॉपी मंगवा रहे थे, बच्चे अपनी कॉपी के लिए अप्लाई कर रहे थे, उस पर इतने ज़्यादा एक साथ स्टूडेंटों ने लॉगिन किया कि वो सर्वर ही डाउन हो गया। तो उनके लिए मल्टीपल बैकअप सर्वर होने चाहिए कि इस सर्वर पे नहीं हो रहा है तो दूसरे सर्वर पर अपने आप टेक ओवर कर ले। थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए। जो भी पेपर लीक करते हैं इनके खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को लाना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स क्या हो सकता है कि सिर्फ एक दिन का पेपर ही डिसाइड ना करे बच्चे को भविष्य, उसको विभिन्न मापदंडों पर उस बच्चे का भविष्य है वो तय होना चाहिए। फिर है बिशलपुर से शुरू होगा समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट, अब पाइपलाइन से पहुंचेगा हर खेत में पानी। तो भारत सरकार के द्वारा अभी समृद्धि योजना चलाई जा रही है जिसको MCAD के द्वारा संचालित किया जा रहा है। MCAD मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया क्या होता है कि जो भी नहर खेतों के पास से गुजरती है, उस नहर का पानी जिन खेतों में लगता है, तो वहाँ पर उस नहर से कुछ दूरी तक उस नहर की कमांड एरिया होता है कि इतने क्षेत्र में इतने मिनट इस नहर का पानी है वो दिया जाएगा, उससे आगे वाले खेत में इतने मिनट, उससे आगे वाले खेत में इतने मिनट। तो उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, क्यों मॉडर्नाइजेशन जरूरी है कि अभी हम देखते हैं कि नहर होती है, नहर से फिर एक छोटी नहर वितरिका निकलेगी, उससे फिर छोटी नालियाँ निकलेगी। तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा हानि होती है क्योंकि एक तो ज़मीन के द्वारा पानी सोख लिया जाता है,
दूसरा, कुछ पानी होता है वो भाप बनकर भी उठता है, वाष्पीकरण भी होता है। तीसरा, इसमें पानी चोरी होने की संभावना भी रहती है कि बहुत आगे जो भी पानी लग रहा है उससे पीछे वाले हैं वो सटका बोलते हैं, हमारे यहाँ लोकल भाषा में सटका लगा करके नहर तोड़ दी जाती है। आबकारी विभाग को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसमें। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें एक प्रेशराइज्ड पाइपलाइन कार्य प्रणाली होगी, जिससे पानी है वो पाइपों के जरिए जाएगा और वो पाइप भूमिगत रूप से 3 से 4 फीट नीचे रहेगी और प्रेशर के द्वारा जो वाटर पंप है उसके द्वारा वो पानी है वो जो अलग अलग किसान हैं उनके खेतों तक पहुंचाया जाएगा। पाइपलाइन 4 से 5 फुट नीचे हो गई तो पानी की चोरी नहीं होगी। पाइपलाइन के अंदर पानी होगा तो पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होगा और पानी है वो जमीन में भी ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर क्या होता है कि नहर के पास वाले खेत में तो पानी ज़्यादा आता है, नॉर्मल हम खालों में देखते हैं। दूर वाले खेत में वो पानी का प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर शुरू में कोई 1 बीघा है वो अगर आधे घंटे में पानी दे पा रहे हैं तो वो लास्ट में पहुँचते पहुँचते 1 बीघा में कम से कम 1.5-2 घंटे तक पानी है वो पहुँचता है। तो उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो नज़दीक होगा उस पर भी उतना ही प्रेशर होगा और जो दूर खेत है उस पर भी उतना ही प्रेशर होगा। हर खेत में अलग अलग है वो इंडिपेंडेंट रूप से प्रेशर वाल्व लगाए जाएंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे भारत में 32 जगहों पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें से राजस्थान में एक जगह चुनी गई है जिसका नाम है बिशलपुर परियोजना। प्रेशराइज्ड पाइपलाइन, जल हानि नहीं होगी, समान वितरण होगा, चोरी नहीं होगी और आधुनिक सिंचाई के रूप में इसको लाया जाएगा। फिर भास्कर के करंट अफेयर्स है कि बांग्लादेश के खलीलुर रहमान यूएन महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? खलीलुर रहमान, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। अब यूएन जी क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये 193 देश जो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसमें एक देश बराबर एक वोट। ये आंतरिक सुरक्षा, नए देशों को सदस्य बनाना, मानवाधिकारों पर चर्चाएं करती है। बैठक इसकी हर साल सितंबर माह में न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और अध्यक्ष है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर 5 भौगोलिक क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें से रोटेशन के आधार पर चलता रहता है ताकि हर क्षेत्र को पूरा प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जा सके। 5 भौगोलिक क्षेत्रों में रोटेशन। अफ्रीका महाद्वीप वाले में, एशिया प्रशांत में हमारा अभी बांग्लादेश के खलीलुर रहमान चुने गए हैं। पूर्वी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय और लैटिन अमेरिका या कैरेबियाई क्षेत्र। लेकिन जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश हैं उनमें से कोई भी इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ताकि किसी भी प्रकार का दबाव है वो दूसरे देशों पर ना पड़े। 5 27 सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। फिर है भारत सरकार ने 15 जून से पीपीआई है उसको जारी करने की घोषणा की है। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये क्या करेगा? ये डब्ल्यूपीआई का स्थान ले लेगा आने वाले 5 वर्षों में। डब्ल्यूपीआई का होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई और पीपीआई में अंतर क्या होता है? डब्ल्यूपीआई में केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती है, जबकि पीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं भी शामिल होगी, रेलवे और बैंकिंग जैसी सेवाएं भी इसमें शामिल होगी। डब्ल्यूपीआई क्या है? थोक व्यापारी तक जो सामान पहुंचता है उसके मूल्य के आधार पर, जबकि पीपीआई है वो फैक्ट्री में ही सामान जिस मूल्य पर बन रहा है उसको निर्धारित करेगा। डब्ल्यूपीआई में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, पीपीआई में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्लूड नहीं होता है। पीपीआई है वो उत्पादन की वास्तविक लागत बताएगा, जिससे पता चलेगा कि उत्पादन करने में, फैक्ट्री के स्तर पर उत्पादन करने में कितना खर्चा आ रहा है। इससे आरबीआई है, भारत सरकार है, वो टैक्स डिसाइड कर सकेगी कि अगर उत्पादन करने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो हो सकता है उस पर कम टैक्स ले, उत्पादन करने में कम खर्चा आ रहा है तो उस पर टैक्स थोड़ा बढ़ा सकती है, इस प्रकार से। जबकि डब्ल्यूपीआई में हमें नहीं पता चलता है क्योंकि उसमें टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है। डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष था 2011-12, अब इसको चेंज करके 2022-23 किया गया है। इन दोनों के आंकड़े हर महीने जारी किए जाएंगे। आंकड़े कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं हर महीने की 14 तारीख को। सीपीआई है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं एनएसओ के द्वारा, जो मोस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी स्टेटिस्टिक एवं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके आंकड़े, सीपीआई के आंकड़े जारी किए जाते हैं महीने की 12 तारीख को, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। अमेरिका को भारत ने पीछे छोड़ दिया है, चीन 1 नंबर पर बना हुआ है।
भारत की सौर ऊर्जा क्षमता है वो 155 गीगावाट से अधिक हो गई है और भारत ने अपने 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एक ये आया था शब्द जो दैनिक भास्कर में आता है, किधर गया, वर्ड ऑफ द डे, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ये क्या होता है कि ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो व्यापारिक पवनें आती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो ये जो जोन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं ITCZ। ये जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ये उत्तर की ओर, और जब सर्दी होती है यानी दक्षिण ध्रुव में गर्मी होती है तो ये दक्षिण की ओर विस्थापित होता रहता है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड है वो लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये एक वित्तीय संस्था है, समुद्री वित्तीय संस्था जो सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आती है। ब्लू बॉन्ड का मतलब समुद्र से रिलेटेड होगा, ब्लू इकोनॉमी है। सागरमाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है तो तटीय क्षेत्रों का विकास करना और जो समुद्र में ब्रिज वगैरह है वो बनाना, उनकी जैव विविधता संरक्षण करना, इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं वो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाए जाएंगे। इसी के जरिए कई हजार करोड़ के बॉन्ड है वो निकालने की योजना है। तो पहला ब्लू बॉन्ड है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यही थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो पर बिना बोले इतने ज़्यादा लाइक कर देते हो, इतने ज़्यादा कमेंट करते हो, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। बाकी हम चर्चा करते रहेंगे। RAS 26 अब नज़दीक आ रही है, धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है प्री एग्ज़ाम में। 29 नवंबर को एग्ज़ाम है तो अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से जारी रखिए और एक एक स्टेप करके एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। साथ के साथ रिवीजन करना आपको बहुत ज़रूरी है। भारत और राजस्थान का इको सर्वे है लेटेस्ट वाला, इसी में से ज़्यादातर पर्सन आएंगे, 99% चांस यही है, तो दोनों को रट लीजिए। और करंट अफेयर हैं वो भी सिर्फ 2026 के ही पूछे जाने की संभावना है ज़्यादा, क्योंकि पूरा साल है। तो आपके पास सब पहले से पता है कि क्या क्या चीज़ें RAS 2026 के प्री एग्जाम में पूछी जा सकती है। यही PSI के लिए है, सितंबर में होने जा रहा है। तो इको सर्वे है, इकोनॉमी उसमें आती है, तो भी राजस्थान भारत का इको सर्वे दोनों पढ़ देना। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके उद्देश्य क्या हैं और उनकी पात्रताएं क्या है, उनमें लाभ क्या मिलते हैं, वो पढ़ के जाना है। और बाकी चीज़ें आपको पता ही है, तैयारी करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कभी डिस्कशन करेंगे, अगर आप बोलोगे तो हम एक दिन समय निकाल करके डिटेल डिस्कशन करेंगे लाइव आकर के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।